दिल्ली वालों, आपके शहर में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या आप उसके लिए रेडी हो? दिल्ली में हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्टिवल हॉरर कॉन, जहां परफॉर्म करेंगे आपके फेवरेट क्रिएटर्स। हॉरर वर्ल्ड के टॉप स्टोरी टेलर्स सुनाएंगे आपको लाइव हॉरर स्टोरीज। इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स करेंगे लाइव ऑडियंस के सामने अपना पॉडकास्ट। इंडिया के सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सुनाएंगे आपको अपने एक्चुअल केसेस की रियल इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज। जादू भी होगा, गूज़बम्प से भरे डांस परफॉर्मेंसेस भी होंगे, बॉलीवुड से सरप्राइजेस भी होंगे और साथ ही होंगे आपके फेवरेट क्रिएटर्स। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉरर कॉस्प्ले कंपटीशन भी हो रहा है हॉरर कॉन में, जहां आपके फेवरेट हॉरर विलन्स भी होंगे और इस सब के साथ होगा बहुत बहुत सारा फन जो आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो दिल्ली वालों, देर मत करो यार, जल्दी से हॉरर कॉन में टिकट बुक कराओ और एंजॉय करो इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्टिवल हॉरर कॉन। भूलना मत, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साल 2001 में दिल्ली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मंकी मैन के बारे में ना पता हो। उन दिनों उस लंबे काले बंदर जैसे दानव की अफवाहें शहर में आग की तरह फैली हुई थी। हर कोई दावा करता था कि उसने मंकी मैन को देखा है और ये 100% सच था। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से मंकी मैन को देखा था। एक बार नहीं, कई बार। गर्मी का मौसम था, स्कूल की छुट्टियां थीं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादाजी के घर आनंद विहार आया हुआ था। वहां मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा दिया था। उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे मोहल्ले का अच्छा खासा व्यू दिखता था। हर रात को सोने से पहले मैं उस खिड़की के पास बैठता और अपनी किताब पढ़ता रहता। ऐसे ही एक रात जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे मंकी मैन पहली बार दिखा। मैं खिड़की के पास एक नई नॉवेल लेके बैठा था। मेरी आंखें सुस्त हो रही थीं और मैं बस झपकी लेने ही वाला था कि मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई दिया। पास वाली बिल्डिंग के दीवार पर कुछ बड़ा सा काला सा जीव बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, पीठ सीधी की और बाहर झांक के देखा। बाहर का नजारा देख मेरा खून मेरी नसों में सूख गया जब मैंने एक काले बंदर जैसे जानवर को बिल्डिंग के पाइप से ऊपर चढ़ते हुए देखा। मंकी मैन। मैंने उसके बारे में कहानियां तो जरूर सुनी थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो कहानियां सच हो सकती थी। वो करीब 7 फुट लंबा था। उसका शरीर घने काले बालों से भरा हुआ था। उसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब वो छत पर चढ़ा और सीधा उठकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर आ गिरी। चाकू सी नुकीली हड्डियां, नरम चमड़ी और आंखें जो चांदनी में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बंदर के सर में किसी ने जबरदस्ती इंसान का चेहरा घुसा दिया हो। लेकिन मैं मंकी मैन को कुछ ही पल देख पाया था क्योंकि वो मुड़कर छत से कूदकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने अपने परिवार को उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा मैं अटेंशन के लिए मंकी मैन के बारे में कोई मजाक कर रहा हूं। यहां तक कि पापा ने मुझे डांट लगा दी और कहा कि अब मेरी ये सब मजाक करने की उम्र नहीं रही है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने सच में मंकी मैन को देखा था। उस दिन के बाद से मंकी मैन का जुनून मुझ पर सवार हो गया। अखबार में आई कोई खबर हो या गलियों में बहती कोई अफवाह, मुझे जहां भी उसके बारे में कोई जानकारी मिलती मैं वहां फट से पहुंच जाता। यहां तक कि अगर कहीं उसके दिखने की बात हुई होती तो मैं मौका मिलते ही वहां पहुंच जाता। मेरी इन कोशिशों की वजह से मुझे मंकी मैन कई बार दिखा, छत पर, ब्रिज के नीचे
और एक बार एक अंडरग्राउंड पार्किंग में भी। मैंने जितना उसे देखा उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक ऐसा जानवर है जो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और अब हम इंसानों की दुनिया में कहीं खो गया है। लेकिन मेरा ऐसा फील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम इंसानों के लिए तो वो बस एक राक्षस ही था। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार किसी मासूम को चोट पहुंचाते देखा था। देर रात थी। मैं अपनी खिड़की के पास बाइनोकुलर्स लेके बैठा था। मैंने उसे एक बिल्डिंग की छत पर देखा। उसके पीछे पटाखे फट रहे थे और वो उस शोर से डर के वहां से भाग रहा था। एक छत से दूसरी छत कूद कूद के उन लोगों से दूर भाग रहा था। भागते भागते उसके रास्ते में एक ऐसी छत आई जिस पर एक बुजुर्ग आदमी सैर कर रहा था। मंकी मैन कूदकर उस छत पर आया और उसे देखकर वो बुजुर्ग आदमी घबरा उठा। मंकी मैन उस पर गुर्राया और उस बुजुर्ग आदमी का संतुलन बिगड़ गया। वो छत से सीधा जमीन पर 6 फ्लोर नीचे आ गिरा। उसकी चीखें और उसकी जमीन पर गिरने की आवाज मुझे आज तक याद है। ये पहली बार था जब मैंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा था। सुबह उस बुजुर्ग आदमी की बिल्डिंग के पास खड़ी भीड़ और एम्बुलेंस को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर इसलिए भी कि मैं वो देखकर बुरी तरह डर चुका था। उस दिन के बाद से मैंने मंकी मैन को ढूंढना एकदम बंद कर दिया। जितना हो सके उससे दूर रहने का सोचा। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी रात में उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। उसके किस्से और ज्यादा खतरनाक होते चले गए। सुनने में आ रहा था कि उसकी वजह से और लोगों की भी मौतें हुई थीं। अब मैं उसके नाम से काफी ज्यादा घबराने लगा था। एक शाम की बात थी। सूरज धुंध में डूब रहा था और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के अपने दादाजी के घर वापस आ रहा था। मेरे घर के पास की गली जिससे मैं गुजर रहा था, वहां कोई भी इंसान नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। उस गली में अचानक मुझे एक बड़ी सी परछाई मेरे पीछे चलती नजर आई। मैं पीछे मुड़ा तो और कोई नहीं, वो मंकी मैन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। ये देखकर मैं कांप उठा और वहीं जम सा गया। मैं घबराहट के मारे आगे चल ही नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रहा था। अचानक वो मेरे ठीक सामने आया और उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उस रात वो मंकी मैन बेहद गुस्से में लग रहा था। अचानक वो मुझे देखकर एक अजीब तरीके से गुर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर मैं फुल स्पीड पर वहां से भागा। वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं जैसे तैसे गली के एक अनजान मकान में जाकर छुप गया। वो उस मकान तक आया, लेकिन फिर पास वाली दीवार चढ़कर मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में घुसते ही घबराहट के मारे रोने लगा। तभी मैंने फिर से मंकी मैन के जोरों से गुर्राने की आवाज सुनी। उस रात फिर से मैंने अपनी खिड़की से उसको देखा। मंकी मैन मेरे बराबर वाली बिल्डिंग की छत पर खड़ा एक आदमी को बेरहमी से नोच रहा था। वो आदमी भी डर के मारे जोरों से चिल्ला रहा था। उसने उस आदमी के चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। मोहल्ले में शोर होने लगा। घरों की लाइटें ऑन होने लगी। लोग बाहर आने लगे ये देखने के लिए कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। उन्हें मंकी मैन नहीं मिला क्योंकि वो
पहले ही ऊपर छत पर चढ़ के अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात के बाद से मंकी मैन मुझे फिर कभी नहीं दिखा और समय के साथ वो बस एक हॉरर लेजेंड बनकर रह गया। लेकिन मुझे कुछ सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। कौन था वो, कहां से आया था और फिर अचानक कहां गायब हो गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखकर हमें बताइए। ये बात आज से 3 साल पहले की है। वेदांत को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस वजह से वो कई हफ्तों से ऑफिस में देर रात तक काम करता आ रहा था। अगर वेदांत ऑफिस से टाइम से निकलता तो वो घर वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। उस दिन वेदांत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर रात को वो टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन के स्पीकर्स पर बजी और वो ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। हांफते हुए वो सबसे पास वाले डब्बे में आ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए और वो हड़बड़ाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेदांत की सांस अब भी फूल रही थी कि मेट्रो एक हल्के झटके से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और वेदांत ने नोटिस किया कि वहां सिर्फ वही था। पूरी ट्रेन में उसके अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। वेदांत ये देखकर थोड़ा घबरा गया। पता नहीं क्यों, पर वेदांत की दिल की धड़कनें उस खाली ट्रेन को देखकर तेज होने लगी थीं। मेट्रो की एक और अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा का झोंका डब्बे में घुस आया। वेदांत कपकपा उठा। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि जो वेदांत ने बाहर देखा उसकी वजह से। पूरा स्टेशन खाली था, एक आदमी के सिवाय। वो सामने एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का था और उसने जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पीठ इतनी सीधी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई लोहे का सरिया हो। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत थीं वेदांत को डराने के लिए, पर जो देखकर वेदांत की रूह कांप उठी वो थी उसकी मुस्कुराहट। एक कान से दूसरे कान तक खिंची हुई एक बेजान मुस्कान। वो एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले डुले बस वहीं बैठा हुआ था। ट्रेन के उस स्टेशन से निकलने तक भी वो आदमी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। यहां तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वेदांत की सांस में सांस आई और वेदांत ने अपना सर हिलाया और खुद पर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह कोई डरने की बात नहीं थी, कोई शायद शराब पी के बैठा हुआ होगा। वेदांत ये सोच ही रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें दिखने लगी। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुले और इस बार तो वेदांत के होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी वेदांत के ठीक सामने फिर से उसी बेंच पर बैठा हुआ था। वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अगले स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था? स्पीकर से फिर एक अनाउंसमेंट हुई, पर वेदांत का उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी वक्त उस आदमी की आंखें हिली और वेदांत की आंखों से मिली। वेदांत का दिल उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बजने लगा।
ट्रेन के दरवाजे बंद होते होते लगभग एक अरसा बीत गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, वेदांत इंजन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि अगर ट्रेन में कोई और पैसेंजर नहीं है तो कम से कम वो ड्राइवर के पास तो पहुंच ही सकता था। पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गई थी। दरवाजे खुलने लगे। इस बार वो आदमी बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि बेंच के किनारे खड़ा हुआ था। वो अब भी वेदांत को घूर रहा था। एक बार फिर मेट्रो की अनाउंसमेंट आई और दरवाजे बंद होने लगे। इस बार वेदांत अगले स्टेशन से पहले ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और लोहे की उस दीवार पर जोर से अपने हाथ मारने लगा। वेदांत यही उम्मीद कर रहा था कि काश ड्राइवर उसकी आवाज सुन ले, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इतने में फिर अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले। उस प्लेटफॉर्म की लाइटें धीमी थीं। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इस बार वो आदमी वेदांत को कहीं नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक वो अंधेरे में रोशनी की तरफ आया और वेदांत की नजर उस पर गई। वेदांत अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी अभी भी अजीब तरीके से चलता हुआ वेदांत की तरफ ही आ रहा था। वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी कठपुतली की तरह ही चलता हुआ वेदांत के पास आ रहा था। एक और कदम उसे ट्रेन में अंदर ले आता। वेदांत का शरीर अकड़ने लगा और घबराहट में उसकी एक जोर की चीख निकली। वेदांत ट्रेन के अंदर दूसरी तरफ के कंपार्टमेंट में भागने लगा। दरवाजे दोबारा बंद हुए और वेदांत को एहसास हुआ कि वो अब ट्रेन में उस आदमी के साथ बंद था। मेट्रो फिर एक बार झटके से शुरू हुई और वेदांत इस बार लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। जब वेदांत ने उठने की कोशिश की तो उसने अपने पीछे कुछ ऐसा देखा जो आज तक उसकी याददाश्त में छपा हुआ है। ट्रेन जोरों से हिल रही थी। वो आदमी वेदांत की तरफ अजीबोगरीब तरीके से चलते हुए आ रहा था और जहां वेदांत गिरा था उस कंपार्टमेंट की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। वेदांत को ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना चाहता था, पर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उठ खड़े होकर दोबारा दौड़ना शुरू किया। वो ये सोच रहा था कि अगर वो ट्रेन के एंड तक पहुंचा तो फिर उसके आगे क्या? क्या वो डरावना आदमी उसे पकड़ लेगा और फिर क्या वो उसे मार डालेगा? वेदांत भागते भागते आखिरी डब्बे में पहुंचा। उसने अपने साइड में देखा कि अगला स्टेशन भी आ चुका था। वेदांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब वेदांत के बेहद पास था। उस डब्बे की भी लाइट्स जलबुझ करना शुरू हो गईं। ट्रेन धीरे हुई, लेकिन मेट्रो के दरवाजे अभी भी खुले नहीं थे। वो आदमी अब वेदांत के चेहरे के पास आ गया था। वेदांत ने ट्रेन के शीशे को पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी ने वेदांत का चेहरा पकड़ लिया और एक बार फिर से वो भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। ये सब अपने साथ होता देख वेदांत सुन्न पड़ गया। लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। थोड़ी सी जगह मिलते ही वेदांत ने अपने आप को बाहर खींचा और सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। उसने मुड़कर अपने पीछे भी नहीं देखा, बस भागता रहा। झाड़ू लगा रहे मेट्रो के एक कर्मचारी और 2 पुलिस वालों के लिए भी नहीं रुका। तभी रुका जब बाहर धुंध से लिपटी हुई सड़क पर आ पहुंचा। जब उसके फेफड़ों में सांस आई तो वेदांत ने आखिरी बार ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरफ देखा। वो मेट्रो ट्रेन वहीं खड़ी हुई थी और उसके आखिरी डब्बों की लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थीं। ये बात साल 2005 की है।
दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक अफवाह फैलने लगी थी, जिसे सुनकर लोग घबरा उठे थे। अक्सर राजस्थान के बालाजी मंदिर में चुड़ैलों को बोतलों में कैद करके रखा जाता है, लेकिन उस समय वहां से 3 बोतल गायब हो गई थीं। कहा जा रहा था कि उन बोतलों में कैद 3 चुड़ैलें आजाद हो गई थीं और दिल्ली आ पहुंची थीं। अफवाह के अनुसार वो चुड़ैलें बहुत सालों से भूखी थीं और लोगों की आत्मा छीन छीन कर ही वो अपना पेट भर सकती थी। वो अपना भेष बदल कर रोज रात दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के घरों में जा जाकर उनका दरवाजा खटखटाती और उनसे प्याज और रोटी मांगती। जो भी दरवाजा खोलता उसकी अगले 3 दिन में मौत हो जाती थी। ये किस्सा इतनी तेजी से फैला कि लोग शाम ढलते ही घर को वापस लौट जाते थे। बच्चों का अकेले बाहर खेलना भी बंद हो गया था। इतना ही नहीं, पंडितों के कहने पर लोगों ने अपने घरों के गेट पर हल्दी और मेहंदी रंगे हाथों से अपने हाथ के छापे छोड़ना शुरू कर दिया। कहते थे कि इस प्रथा को करने के बाद वो तीनों चुड़ैलें तुम्हारे घर पर नहीं आएंगी। ऐसी घटनाएं 80 के दशक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में भी हुई थी और उन लोगों ने भी यही नुस्खा आजमाया था, जिसके बाद वो चुड़ैलें वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। पर इस बार ये नुस्खा काम नहीं आया। दिल्ली में रह रही आहूजा फैमिली की उस रात जिंदगी बदल गई। मिस्टर और मिसेस आहूजा एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे और उनका 13 साल का बेटा विपिन घर में एकदम अकेला था। प्याज वाली चुड़ैल के डर से उन्होंने भी घर के बाहर हल्दी और मेहंदी से रंगे हाथ के निशान अपने गेट पर छाप रखे थे। विपिन घर पर अकेला टीवी पर कुछ देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। उस समय दिल्ली में पावर कट काफी आम बात थी, लेकिन जब विपिन ने खिड़की से बाहर देखा तो बगल वाले घरों की लाइट जल रही थी। उसने देखा ही था कि उसे अपने गेट के खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा वापस आ गए हैं, लेकिन जब उसने दरवाजे की जाली से देखा तो वहां कोई नहीं था और घर का गेट खुला पड़ा था, जो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही विपिन को बहुत घबराहट हो गई। उसने घर का अंदर वाला डबल डोर कसके से बंद कर लिया और लैंडलाइन से मम्मी पापा को फोन कर दिया। उसने उनसे कहा कि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, लेकिन तभी फोन कट हो गया। हेलो हेलो पापा, हेलो। कुछ ही देर में उसके डबल डोर पर खटखट होने लगी। विपिन घबरा गया। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। विपिन डरता हुआ जाली के दरवाजे से उस औरत को देखने लगा। उसे एक बूढ़ी सी औरत दिखी जो वाकई में गरीब और भूखी लग रही थी। विपिन को उस पर दया आ गई। वो भूल गया कि रोटी और प्याज मांगने वाली वो चुड़ैल भेष बदल कर आती थी। विपिन ने किचन में जाकर देखा, लेकिन वहां खाने का ज्यादा सामान नहीं पड़ा था। बस एक रोटी और थोड़े से आलू थे। वो लेकर उसने दरवाजा खोला और वो रोटी और आलू उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने आलू नीचे फेंक दिए और उससे प्याज मांगने लगी। मुझसे आलू नहीं खाए जाते, ऐसा करो मुझे प्याज ही दे दो। जैसे ही उसने प्याज मांगी, विपिन समझ गया कि वही प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। वो घबराते हुए प्याज लेने अंदर की तरफ गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, खुद ही ले लेती हूँ प्याज। ये कहते कहते मानो उसका हुलिया ही बदल गया और उस बुढ़िया ने चुड़ैल का भयानक रूप ले लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी।
विपिन घबराहट के मारे बेहोश पड़ गया। अगली सुबह पड़ोस में रह रहे एक आदमी ने देखा कि विपिन के घर के गेट पर हल्दी और मेहंदी के हाथों के निशान अब खून के निशानों में बदल चुके थे। उस आदमी ने विपिन के घर का गेट खोला तो देखा कि वरांडे में विपिन बेहोश पड़ा था और पूरा घर खुला पड़ा था। घर का सारा कीमती सामान घर से गायब था और विपिन के माँ बाप अभी तक घर नहीं लौटे थे। उस पड़ोसी ने फौरन पुलिस को बुलाया और विपिन को अपने घर ले गया। विपिन को जब होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछली रात मिस्टर और मिसेस आहूजा की एक बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर विपिन पूरी तरह से टूट गया। उस रात के बाद से पुलिस ने उस एरिया में निगरानी रखनी शुरू कर दी और फिर कभी प्याज वाली चुड़ैल का हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। पुलिस और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चोर उचक्के चुड़ैलों का डर फैलाकर रात में घरों में चोरी करते हैं और विपिन के माँ बाप का रोड एक्सीडेंट बस एक इत्तेफाक था। लेकिन विपिन आज भी यही मानता है कि इन सब के पीछे उस प्याज वाली चुड़ैल का हाथ था। हमें अक्सर न्यूज से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है, पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाई। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर इस कदर एक इंसान का लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वो डेड बॉडी एक 28 साल के आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप कर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें एक लेटर मिला जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। रवि अपना कॉलेज खत्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा। एक दिन रवि एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ये बहुत अजीब था क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे रिया दिखी। उसे देखते देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उस पूरे इंसिडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा कि वो फोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक वीकेंड जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। रवि डिनर कलेक्ट करने डोर तक गया ही था कि अचानक उसे बालकनी से निशा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो बालकनी की तरफ भागा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। रवि रिया की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में गायब हो गई। रवि निशा की मौत के सदमे से भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसका पूरा घर जल गया। और तो और उसके मॉम डैड भी उस फायर एक्सीडेंट में मारे गए। उसी वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। रवि को उसकी आवाज से समझ आ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी, और तभी फोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। रवि जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब रिया का किया धरा है और वो रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने रवि की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। पर उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि वो उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी, जो उसे रात भर सताते थे। काफी दिनों तक ये सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। रवि ने उसके लेटर के एंड में लिखा कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज दिखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने ये लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने रवि के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, पर रिया की शक्ल या कद काठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस से बात करके जब रिया के घर की डिटेल जांच करवाई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली। रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार का ढोंग करके उससे अपने एग्जाम्स लिखवाता था और उसे यूज करता था। एक बार रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी, ना वो किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने यह माना कि रवि पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि रवि के लेटर में लिखी सारी बातें सच थीं। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस रीजन नहीं मिला कि रवि अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिखती थी जो उससे अब बदला लेना चाहती थी, और शायद इसीलिए उसने पहले रवि की पूरी लाइफ खराब कर दी और फिर उसे मार डाला।
आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हॉन्टेड सिरी फोर्ट। अश्विन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय था। वो लोग अपनी टीम के साथ दिल्ली के सिरी फोर्ट की साइट पर काम कर रहे थे, क्योंकि फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा था और रात को वहां चोर और ड्रग एडिक्ट्स कभी कभार आ जाते थे, तो उनकी टीम अक्सर दिन में ही काम किया करती थी। लेकिन आज का दिन अवनीश के लिए कुछ अलग था, क्योंकि वो वहां एक पूरी रात अकेले बिताने वाला था। 600 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल लोगों के हमले से बचने के लिए सिरी फोर्ट बनवाया था। माना जाता है कि खूंखार मुगलों के अटैक्स का जवाब देने के लिए खिलजी ने गुस्से में आकर 8000 मंगोल सिपाहियों के गले काट दिए और उन सभी सिपाहियों के सर काटकर सिरी फोर्ट की दीवारों में चुनवा दिए थे। जिसके बाद इन दीवारों के अंदर एक पूरा शहर बसाया गया, जिसका नाम भी उन दीवारों में दफन सिरों की वजह से सिरी रखा गया। लोगों का मानना है कि आज भी वहां उन सभी सरकटे सिपाहियों की आत्मा भटकती है। वहां के गार्ड्स ने अवनीश को बताया कि लोगों को यहां रात को घोड़े की, सरकटे मंगोलों के चीखने की, मदद मांगने की अजीब सी आवाजें आती हैं। जो लोग रात को यहां रुके हैं, उनके मुंह दीवार पर रगड़कर उन्हें मारने की भी कोशिश की जा चुकी है। ये सारी बातें सुनकर अवनीश की सिरी फोर्ट में दिलचस्पी और बढ़ गई। वो अब वहां एक रात रुककर देखना चाहता था कि सिरी फोर्ट में एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं या ये बस एक कहानी है। जैसे दिल्ली की हर पुराने मॉन्यूमेंट के साथ कोई ना कोई भूतिया कहानी जुड़ी होती है। अंधेरा होते ही उसकी पूरी टीम वापस चली गई, लेकिन वो वहीं रुक गया। अपना कैमरा, टॉर्च और नोटपैड लेकर अवनीश अंदर चला गया। रात में उसे सिरी फोर्ट के शहर के खंडर दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर दीवारों के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोल सिपाहियों के सर काटकर चुनवा दिए थे। मस्जिद क्रॉस करके वो सबसे पहले बनी दीवार के कोने की तरफ चल पड़ा। वो रास्ता झाड़ियों से भरा था और अब उसके चारों तरफ रूह कपकपाने वाली शांति फैल गई थी। उसे अब उस दीवार के खंडर दिखने शुरू हो गए थे। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। उसे लगा कि शायद डोर से कहीं किसी की आवाज गूंज रही होगी। तो अवनीश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया तो उसकी फ्लैश से आगे की दीवारें भी दिखने लगीं, जिसमें उसे अचानक से दीवार के अंदर धंसा हुआ एक कटा हुआ सर दिखा। अवनीश घबरा गया। उसने कैमरा हटाकर दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कैमरे में देखने की कोशिश की तो उसका कैमरा अचानक बंद पड़ गया। अवनीश को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि जब वो वहां आया था तो उसके कैमरे की बैटरी फुल थी। वो अपने कैमरे को ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूर से घोड़ों के चिल्लाने और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगीं। अवनीश ने एक कहानियों में सुना था कि रात को सिरी फोर्ट जिंदा हो जाता है। वहां की दीवारें उस जमाने का एक भ्रम बनाने लगती हैं और वो मरे हुए मंगोल अपने ही तरह लोगों को सिरी फोर्ट की खंडर हुई दीवारों में कैद कर लेते हैं। इसलिए जब उसने वो आवाज सुनी तो अवनीश ने सोचा कि सिरी फोर्ट से निकलना ही बेटर होगा। इसलिए अवनीश वहां से जाने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो जिस भी डायरेक्शन में जाता था वो उसी दीवार के पास घूमकर वापस आ रहा था। उसका फोन भी बंद हो चुका था। अवनीश वहां खड़ा चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने के बाद भी कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। अवनीश बहुत ज्यादा घबराने लगा। वो आवाजें रुक ही नहीं रही थीं। किसी तरह उसने अपनी सारी जान लगाई और उस दीवार से उल्टी डायरेक्शन में बिना रुके भागने लगा। पर वो जैसे जैसे भाग रहा था, उन्हीं घोड़ों की आवाज और तेज होने लगी और उसके और पास आने लगी। भागते भागते वो फिर उसी दीवार के सामने आ गया। तभी एकदम से उसे दिखा कि उसी दीवार से एक कटा हुआ सर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके वॉर हेलमेट और चेहरे से साफ था कि वो एक मंगोल सोल्जर का सर था। अवनीश ने देखा कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो कटा हुआ सर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो।
अवनीश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसका खून सूख गया, क्योंकि अब उसके सामने एक नहीं बल्कि कई कटे हुए सर दीवारों से निकलकर उसको घूर रहे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। अवनीश का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी। अवनीश को ऐसा लग रहा था कि वो सारे सर रोते हुए, दर्द में चिल्लाते हुए उसको अपनी तरफ खींचने लगे हों। अवनीश खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे और वो एकदम से उस दीवार की तरफ खिंचता चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दीवारों में से कई हाथ निकलकर उसको जकड़ रहे हैं और दीवार की ओर खींच रहे हैं। उसने अपना सर दीवारों पर रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो खुद को उन्हीं दफनाए हुए सरों का हिस्सा बना रहा हो। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। अचानक से उसे अपनी गर्दन पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर रहा है। उसके चारों तरफ वो कटे हुए सर उसे ही घूरते हुए और तेज चिल्लाने लगे। अवनीश भी दर्द में चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब सिरी फोर्ट का एक गार्ड वहां राउंड ले रहा था, तो उसे अवनीश उसी दीवार से अपना सर रगड़ता हुआ मिला। उस गार्ड ने अवनीश को रोका, लेकिन वो पागलों की तरह बस खुद को उस दीवार के अंदर दफन करना चाहता था। जैसे तैसे उस गार्ड ने अवनीश को उस दीवार से दूर खींचा। अवनीश उस दीवार से दूर जाते ही नीचे गिर गया और एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अवनीश की आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग अवनीश का एक्सपीरियंस सुनकर शॉक थे। उस दिन के बाद से अवनीश ने कभी वापस मुड़कर सिरी फोर्ट को नहीं देखा। सिरी फोर्ट के वो खंडर अभी भी वही हैं। आसपास के इलाकों में जिंदगी दिन रात चलती रहती है, लेकिन सिरी फोर्ट की दीवारों में वो मंगोल सिपाही आज भी वहां आपको अपने ही जैसे उन दीवारों में दफनाने का इंतजार कर रहे हैं। कोहरा। दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है।
याविन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी, जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए,
लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। पीपल का भूतिया पेड़, हॉन्टेड ट्री। पेड़, फूल और बगीचे किसे नहीं पसंद। तेज धूप में पेड़ की छांव में बैठना और बारिश में उसकी पत्तियों से गिरती हुई बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें जानलेवा माना जाता है, क्योंकि रात को वहां भूतों का वास होता है। एक ऐसी स्टोरी लेकर आया है ZEE5 अपनी नई मूवी भूतनी में, जिसमें एक आत्मा करती है पूरे कॉलेज को हॉन्ट। जहां भूतनी एक मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी है, वहीं हमारी आज की कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। आरव, नमन और वेदांश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। उनका पहला ही साल था और उन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने एक रात कैंपस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उन्हें किसी ने बताया था कि उनके कैंपस के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग हॉन्टेड या शापित कहते हैं, लेकिन वहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो वहां जाएंगे और उस पेड़ को देखेंगे। वो कॉलेज की एक दीवार टाप कर उस कंपाउंड में पहुंच गए जहां वो पीपल का पेड़ था। वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक भी लग रहा था। उसके आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे जैसे सड़ गए हों। उस पेड़ पर कई चुन्नियां और धागे भी बंधे हुए थे। वेदांश ने मस्ती में दोनों को डेर दिया कि अगर उनमें से कोई भी उस पेड़ से एक चुन्नी निकाल के ले आएगा तो वेदांश उसे 2000 रुपए देगा। घबराए हुए नमन ने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन आरव एकदम से पेड़ की तरफ चलने लगा। नमन ने डरते हुए आरव को रोका और उस पेड़ की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि ऐसा कहा जाता है एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कई साल पहले मारकर उसे उस पेड़ के नीचे दफना दिया था। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि आज तक जिसने भी उस पेड़ को छुआ है, उस लड़की की भूतनी ने उसकी जान ले ली है। पर आरव नमन की इन कहानियों का मजाक उड़ाने लगा और बिना डरे पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। नमन बार बार उसे पेड़ को छूने से मना करता रहा, पर आरव ने एक ही झटके में उस पेड़ से ना ही सिर्फ एक चुन्नी उतारी, बल्कि एक धागा भी निकाल लिया और सीधा आकर वेदांश के हाथ में थमा दिया। वेदांश ने उसी वक्त शर्त के मुताबिक आरव को पैसे दिए और वो दोनों डरे हुए नमन का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों वापस अपने हॉस्टल में पहुंचे। एग्जाम्स खत्म होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने बाहर गए थे, तो उस रात वो तीनों अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेले थे। डर के मारे नमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और वेदांश और आरव भी थके होने के कारण कमरे में जाते ही सो गए। कुछ ही देर बाद शीशा टूटने के जोर की आवाज से तीनों की नींद एक साथ खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब सही सलामत था, पर खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। आरव तुरंत उठा और डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। लेकिन ये बात बाकी दोनों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हर बात पर मजाक उड़ाने वाला आरव एकदम से चुप हो गया था। जैसे ही आरव बिस्तर में घुसा, तभी एकदम से खिड़की वापस खुल गई और आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये खिड़की एक बहुत ही भयानक दिखने वाली भूतनी ने खोली है, जिसके बिखरे हुए बाल हैं और जिसका पूरा शरीर घावों से भरा है। और वो भूतनी इस वक्त उनकी खिड़की के बाहर खड़ी है और आरव को जान से मारने की धमकी दे रही है। वेदांश और नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो वेदांश और नमन से अपने आप को उस भूतनी से बचाने की मदद मांगता रहा। वेदांश ने उठकर खिड़की वापस बंद कर दी और आरव को किसी तरह शांत करके सुलाया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आरव कमरे में था ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढा,
पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक फ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि पुलिस को कैंपस के भूतनी वाले पीपल के पेड़ से आरव की चुन्नी से लटकी हुई बॉडी मिली है। ये सुनकर वेदांश और नमन के डर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब उस पीपल के पेड़ की भूतनी की वजह से हो रहा है। आरव उसी चुन्नी में लिपटा था जो उस रात उसने उस पेड़ से चुराई थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी अगली सुबह की घर जाने की ट्रेन की टिकट थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें बस आज की रात किसी तरह गुजारनी है। उस रात जब नमन की आंख लगी तो उसे बस वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली भूतनी निकलकर उसे अपने पास खींच रही है, और नमन कुछ नहीं कर पा रहा है। अचानक से सपने में उस भूतनी ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया और नमन की आंख अचानक खुल गई। नमन डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था, पर उसका ध्यान अपने से ज्यादा अपने सामने बैठे वेदांश पर गया, जो दुबक कर कांपता हुआ बेड के कोने में बैठा किसी चीज को देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। नमन ने वेदांश को पुकारा, पर वेदांश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा है, और बात करते करते बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नमन को अब उससे डर लगने लगा था। वो उसे फिर से पुकारने लगा, लेकिन वेदांश उसकी बात को अनसुना करके बस कांपे जा रहा था। नमन को लगा कि वेदांश को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो फौरन अपने बेड से उठकर हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खुला, नमन सुन्न पड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो बेहद भयानक लग रहा था। उसके हाथ में वही चुन्नी थी और वो धीरे धीरे नमन के पास आ रहा था। उसे देखते ही नमन जोर से चीख पड़ा, लेकिन तभी आरव वहां से गायब हो गया और हॉस्टल वार्डन तेजी से नमन के पास आया। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो नमन ने उसे पूरी बात बताई और वो लोग जल्दी से उसके कमरे की ओर गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में पहुंचे, उन्हें देखा कि वेदांश दर्द में चीखते हुए अपने आप ही घसीटता हुआ हॉस्टल के बाहर जा रहा है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे और उसी पीपल के पेड़ वाले कंपाउंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वेदांश हवा में फ्लोट कर रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। वेदांश दर्द में चीख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो। नमन उसे पुकार रहा था, पर उसका वेदांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वेदांश की गर्दन अचानक से चटक गई और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि नमन और वो हॉस्टल वार्डन उसके पास जा पाते, उनके सामने वही बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली भूतनी आ गई। वो बेहद खूंखार दिख रही थी। नमन और हॉस्टल वार्डन दोनों उसे देखते ही बेहोशी की हालत में आ गए और नीचे गिर पड़े। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुली तो उन्हें देखा कि बेजान सा वेदांश वैसे ही उस पीपल के पेड़ से लटका हुआ है जैसे आरव लटका था। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई और उस पीपल के पेड़ के उस पूरे कंपाउंड को सीमेंट से बंद कर दिया गया। नमन ने उस पेड़ का मजाक नहीं बनाया था और शायद इसीलिए वो जिंदा बच गया। पर लोग आज भी उस रास्ते के आसपास जाने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता उस भूतनी का अगला शिकार वही बन जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।